हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम लाख की चूड़ियाँ पार्ट 2 को समझेंगे। इसके लेखक कामता नाथ जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। देखिए बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि लेखक को अपने मामा के गांव जाने की सबसे ज़्यादा खुशी यही थी कि जब लेखक की छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वह अपने घर लौटते थे तो उनके पास बहुत सारी कांच की रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी। लाख का मतलब है कांच। जो रंग बिरंगी गोलियां जिन्हें देखकर बच्चों का मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। इतनी सुंदर गोलियां बदलू बनाकर देते थे, ये किसी दूसरे के बच्चे के पास नहीं होती थी। लेखक को कांच की गोलियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह इतनी रंग बिरंगी थी कि मन को मोह लेती थी। आगे लेखक लिखते हैं, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। कवि कहते हैं जी, जैसे रिश्ते में होता है कि माँ के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वे या तो नाना होते हैं या मामा होते हैं, परंतु लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ के गांव के अन्य बच्चे भी उन मामा को काका कहते थे। तो लेखक भी मामा न कहकर बदलू काका कहने लगे। मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना वृक्ष लगा था। वहां पर बैठकर बदलू इन चूड़ियां बनाने का काम करता था। वहीं पर एक भट्टी बनी हुई थी, जहां पर वे कांच को पिघलाकर उसे आकार देती थी। इस दृश्य में दर्शाया गया है कि एक तरफ भट्टी है जहां पर लाख को पिघलाया जाता है, और वहीं पर एक औजार है जिसके द्वारा वो लाख को आकार देकर चूड़ियां बना रहे हैं। और साथ में उन्हें हुक्का पीते हुए भी देखा जा सकता है। उन्हें हुक्का पीने का शौक है, काम के साथ साथ वह हुक्का भी पीते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी जा रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। चौखट मतलब लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। सलाख मतलब धातु की छड़ी। बेलन नुमा मुंगेरिया मतलब गोल लकड़ी। इसमें बताते हैं कि बदलू मामा लाख की चूड़ियाँ किस प्रकार बनाते थे। एक चौखट होती थी, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा होता था, जिस पर वह लाख को आग में सुलझाकर मुलायम करते थे, और एक धातु की छड़ के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार देते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय
अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मैं पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। इसमें कवि कहते हैं कि बदलू एक मचिए पर बैठा रहता था जो बहुत पुरानी थी। जब लेखक गांव में अपने मामा के घर जाते थे तो उनका अधिकतर समय बदलू काका के साथ बीतता, क्योंकि उनके पास बैठना और उन्हें काम करता देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बदलू उन्हें प्यार से लल्ला कहा करते थे। उनके पहुंचने पर चारपाई मंगवा देते थे और कहते थे कि तुम यहाँ पर बैठे रहो और देखो मैं किस तरह काम करता हूँ। घंटों बीतते जाते वहाँ बैठे बैठे। समय इतना हो जाता, लेकिन लेखक को इतना मज़ा आता था उनको काम करता देखकर। कभी बदलू लाख पिघलाता था, कभी मुंगेरी पर चढ़ाकर उन्हें नया आकार दे देता था, कभी रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते थे। वह इसी तरह लगभग दिन में 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाते थे। देखा जाए तो यह काम मेहनत भरा था। बदलू मनीहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनजान अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। मनीहार का मतलब है चूड़ी बनाने वाला। पैतृक मतलब पिता संबंधी। वास्तव मतलब हकीकत और खपत मतलब बिक्री। देखो बच्चों, जो चूड़ियाँ बनाता है उसे मनीहार कहा जाता है। जैसे बदलू काका का काम था चूड़ी बनाना। पैतृक मतलब पिता के संबंधी, उनके पिता भी चूड़ियाँ बनाते थे, उनके दादा भी चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। यही उनके रोजी रोटी कमाने का तरीका था। वह बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वह अपने काम में बहुत ही निपुण था। उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ की बिक्री बहुत होती थी। सभी लोग उससे चूड़ियाँ खरीदते थे क्योंकि वह चूड़ियाँ बहुत मजबूत और सुंदर होती थी। उस गांव की स्त्रियां तो वहाँ उसकी चूड़ियाँ पहनती ही थी, साथ में आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। पर वह चूड़ियों के कभी पैसे नहीं लेता था। उसका सीधा सा हिसाब था कि वस्तु के बदले वस्तु दे दो, क्योंकि पुराने समय में हुआ करता था कि अगर हमें अनाज लेना है तो उसके बदले हमारे पास जो भी चीज़ है वो उनको दे दें ताकि अपने मनपसंद चीज़ खरीद सके, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। कहने का अर्थ है कि पैसे के बदले अनाज ले लिया जाता था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी को झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह में अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। किसी भी इसमें लिखा है कि किसी भी विवाह के अवसर पर वह अपनी चूड़ियों की एक अच्छी खासी किस्मत लेता था,
जिससे उसका गुजारा ठीक से चलता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व तो कुछ खास ही होता है। इस महत्वपूर्ण चीज के लिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है और मुंह मांगे दाम मिल जाते हैं। उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता था अगर वह कभी नाराज हो जाता या बिगड़ जाता। विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसे बहुत सारे वस्त्र मिल जाते और उसकी पत्नी को भी वस्त्र मिल जाते थे जब किसी का विवाह होता था, क्योंकि किसी भी विवाह में बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियां ही इस्तेमाल की जाती थी। तो घर के सब सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ भेंट जरूर मिलती थी। बहुत सारा अनाज मिल जाता था जिससे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था और उसे एक पगड़ी भी मिल जाती थी और रुपए भी मिलते थे। लोग उसे भेंट के रूप में बहुत सारी चीज़ें दे जाते थे और उससे उसकी खासीदारी आमदनी हो जाती थी और पूरे साल तक का खर्च चल जाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उस कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुट उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं कि शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। लेखक लिखते हैं कि उसे बदलू को कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं थी, जो कि वह लाख की चूड़ियां तो बनाता था पर उसे पसंद नहीं थी। कांच की चूड़ियां लोगों को पसंद आने लगी थी क्योंकि गांव में भी शहरीकरण हो गया था। नए नए धंधे शुरू हो गए थे। ये मशीनों से चीज़ें बनाई जाने लगी थी जो लोगों को पसंद आती थी। इस कारण उसका धंधा थोड़ा धीमा पड़ गया था और उसे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। वो उन बदलू लेखक से घंटों बातों किया करते थे, उनके साथ सुख दुख बांटते थे, कभी उनसे पढ़ाई के बारे में और कभी घर के बारे में पूछते, कभी यूं ही शहरी जीवन के बारे में पूछते। लेखक कहते हैं कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। जब वे पूछते कि शहर में कैसे कैसे लोग हैं या क्या चीज़ें पसंद हैं, वो कैसे रहते हैं, तो वे बताते कि शहर में भी लोग कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं। और बदलू कहते कि ये तो गांव है, गांव की चीज़ों में कुछ खासियत है कि जो उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनका महत्व ज़्यादा है, मशीनें उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये बदलू का मानना था। बदलू कहते हैं कि शहर में रहन सहन बहुत ही अलग है। वहाँ की औरतें अपने पतियों का हाथ पकड़कर खुल्लम खुल्ला सड़कों पर घूमती है क्योंकि वे आज़ाद हैं। वहाँ के रहने का अंदाज ही अलग है। गांव में औरतें ऐसा नहीं करती। शहर की औरतों की कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं। वे जरा भी बोझ नहीं उठा सकती क्योंकि वे काम धंधा ज़्यादा नहीं करती। लेखक के बदलू का मानना था कि अगर वे लाख की चूड़ियां पहनती हैं तो कहीं उनके हाथों पर मोच न आ जाए, क्योंकि लाख की चूड़ियां कांच की चूड़ियों से थोड़ी भारी होती हैं। आगे लेखक लिखते हैं, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसके गायों के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। कवि कहते हैं कि जिन कारणों से लेखक को वह अच्छा लगता था
कि वह रोज़ एक दो गोलियां उनके लिए बनाता था और खेलने के लिए उनको देता था। जब बदलू के गाय अच्छा दूध देती थी तो उनके लिए मलाई भी बचा कर रखता था, क्योंकि लेखक को मलाई खाना बहुत अच्छा लगता था। और जब आम की फसल होती थी तो वहाँ लेखक रोज 2-4 आम खा लेता था। आगे लिखा है कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँ। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर की में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न गया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। कवि कहते हैं कि ऐसा 2-3 बार ही हुआ था कि गर्मी की छुट्टियों में जब लेखक अपने मामा के घर गया हो था, क्योंकि उनके पिता की बदली हो गई थी और उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा था, जिस कारण पूरा परिवार भी वहाँ दूर चला गया था। एक 8-10 साल के समय के बाद जब वे अपने मामा के गांव नहीं जा सके थे, क्योंकि वह बहुत दूर चले गए थे। जब लेखक वहां दोबारा गए तो लाख की गोलियों में उनकी रुचि नहीं रह गई थी, वे काफी बड़े हो गए थे। और जब लेखक बहुत सालों के बाद अपने मामा के गांव लौटे तो उन्हें बदलू काका की याद बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि अब वे बड़े हो चुके थे, उनके शौक बदल चुके थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि गांव की सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। वे अब कांच की चूड़ियां बहुत ही शौक से पहनती हैं। बहुत ही कम हाथों में उन्हें लाख की चूड़ियां देखी और ये एक परिवर्तन था। अचानक उन्हें बदलू का ध्यान हो आया जब औरतों को रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पहने देखा। इसी एक दिन बरसात का मौसम था और लेखक के मामा की लड़की फिसलकर आंगन में गिर गई। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके हाथ में घुस गई। लेखक ने ही वो चूड़ियां निकाली, क्योंकि उस समय घर पर कोई और नहीं था। कांच की चूड़ियां बहुत हानिकारक होती हैं, वे लोगों को चोट पहुंचा सकती हैं। ऐसा ही उनकी मामा की लड़की के साथ हुआ। इसी दौरान उनको बदलू का ध्यान आया और उन्होंने सोचा कि बदलू से मिलाऊं। शाम को घूमते घूमते उनके घर चला गया। वहीं बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे नहीं पहचाना और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पलट कर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। जैसे ही लेखक वहां पहुंचे तो उन्होंने नमस्ते बदलू काका बोला। उसने लेखक की नमस्ते का उत्तर तो दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु बदलू काका लेखक को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग हो गए थे। उनके कामकाज भी बंद हो चुके थे और वो कुछ परेशानी में भी लग रहे थे। जैसे लेखक अब बड़े हो गए हैं, बहुत सालों के बाद लौटे हैं, तो बदलू उन्हें पहचान नहीं पाए।
लेखक ने कहा कि वे जनार्दन हैं। जैसे ही बदलू ने उनको काका कहा, वह उनका परिचय दिया, तो बदलू उन्हें पहचान गए। आगे लिखा है, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दोहराई, न तो वहाँ उनकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता है ही लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांस चुका। इसमें लेखक कहते हैं कि काका, आजकल आप काम नहीं करते क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं लल्ला, उनका काम तो कई सालों से बंद है, कि बहुत साल हो गए वे अपने हाथ से चूड़ियाँ नहीं बनाते, क्योंकि लोगों को अब लोहे की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है। हर कोई कांच की चूड़ियाँ ही पहनना पसंद करता है। हर गांव शहर में मशीनी युग की वजह से कांच की चूड़ियाँ बनाना शुरू हो गया है, और वह बहुत सुंदर, रंग बिरंगी और चमकीली नज़र आती हैं, और लोग उन्हें ही पहनना पसंद करती हैं। आजकल सब कुछ मशीन से ही होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। तो और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, वे लाख की चूड़ियों में मुमकिन नहीं है। लेखक आगे लिखते हैं कि मुझे लगा कि उन्हें दमा है। अवस्था के साथ साथ उनका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरे शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। लेखक को लगा कि उन्हें दमा है, लेकिन काका बोले कि उन्हें दमा नहीं है, उन्हें किसी खांसी हो रखी है, और वह कुछ दिनों में वह ठीक हो जाएंगे। लेखक को उनके हाथों और माथे पर भी नसें दिखने लगी थी, जो बुजुर्ग लोगों के साथ होता है। लेखक को लगा कि दमा है, परंतु वह सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद जब सर्दी का मौसम आता है, तो तापमान के बदलाव से ऐसी छोटी मोटी खांसियाँ हो जाती हैं। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुक्ताब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जानू दो तुमको। इस मशीनी युग के कारण उनका रोजगार तो छिन गया था। तो लेखक को याद आया कि उन्होंने इस आम की जो वो फसल पहले करते थे, क्या वो आम की फसल भी नहीं करते? तो इस पर काका ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, जिसका नाम रज्जो था। उसे कहा कि वो लेखक के लिए आम ले आए, क्योंकि वे उन्हें खिलाना ही भूल गए थे। तो लेखक ने कहा, नहीं नहीं काका, उन्होंने आम बहुत खा लिए हैं। आगे कवि लिखते हैं कि मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो गए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता?
इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलू में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे को दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। इसमें लेखक लिखते हैं कि बदलू काका ने अपनी बेटी को कहा कि आप लेखक को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले, क्योंकि सिंदूरी वाले आम बढ़िया थे और वो इस एक प्रकार की अच्छी किस्म थी। वो बहुत अच्छी और मीठी है और इसी मौसम में तैयार हुई है। तो रज्जो ने, जो उनकी बेटी थी, 4-5 आम लिए और लेखक को दे दिए। इसी दौरान लेखक की दृष्टि उनकी बेटी की चूड़ियों पर पड़ी। यह आखिरी जोड़ा था जो बदलू ने बनवाया था और इसके बदले में उनको बहुत कम पैसे मिल रहे थे, तो उन्होंने ये जोड़ा देने से मना कर दिया। मशीनी युग की वजह से काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन वह नहीं हारे थे, वह पीछे नहीं हटे थे। उनका व्यवहार कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, जो नाजुक नहीं था, जो आसानी से टूट जाए। वे बहुत ही कठोर परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम में विश्वास रखते थे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम प्रश्नों अभ्यास पर समझेंगे।